आज रात थी ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या की। उस इलाके के लोगों के लिए अमावस्या की रात सबसे डरावनी रात होती थी। इस रात कोई भी किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं निकलना चाहता था। वहीं के एक गांव बलमा टोला, जो कि जंगल के आसपास ही था, रुद्र अपनी शादी के लिए अपनी पुश्तैनी हवेली में आया हुआ था। रात के 10 बज रहे थे और हवेली के बाहर बने गार्डन में रुद्र बैठा हुआ था। उसकी शादी में शामिल होने आए उसके कॉलेज के कुछ दोस्त भी थे, समीर, अर्जुन और अनन्या। वो सब साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। समीर ने रुद्र से कहा, यार रुद्र, देख, बुरा मत मानना, लेकिन आज की रात तुम्हारी हवेली शादी का सेट कम और हॉरर फिल्म का सेट ज्यादा लग रही है। तभी एक हाथ में लोहे का डंडा और हल्दी लगे लोहे के लोटे में पानी लिए राम काका बाहर आए और रुद्र और उनके दोस्तों से बोले, समीर बाबू, आज की रात तो मुझ जैसे बूढ़े को भी डरा रही है ये हवेली, और आप तो ठहरे शहरी बाबू। रुद्र बाबू, रात बहुत हो गई है, मालकिन बोल रही हैं, अब तो अंदर आ जाइए। रुद्र ने काका की तरफ देखते हुए कहा, अरे काका, अभी 10 ही तो बजे हैं, थोड़ी देर में आते हैं, माँ को बोल दीजिए आप। रुद्र की बात सुनते ही काका ने लोटे का पानी रुद्र और उसके दोस्तों के चारों ओर मंत्र पढ़ते हुए डाल दिया। मंत्र क्रिया करने के बाद काका ने कहा, स्वाहा, अब आप में से कोई भी इस घेरे के बाहर मेरे साथ ही जाएगा, ठीक है? ये कहकर राम काका आसमान की तरफ देखने लगे। राम काका को ऐसे आसमान की तरफ देखते हुए समीर ने रुद्र से पूछा, यार, ये राम काका मूर्ति की तरह आसमान की तरफ क्या देख रहे हैं? रुद्र ने राम काका से पूछा, क्या हुआ काका, आसमान की तरफ किस अप्सरा को ताड़ रहे हैं आप? उसी तरह आसमान की तरफ देखते हुए राम काका ने कहा, अप्सरा नहीं, चुड़ैल, जो आज की रात सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाती है। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी चाची ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। राम ने लोहे के डंडे पर पकड़ मजबूत करते हुए जवाब दिया, हाँ जरूर, ऐसा कुछ नहीं होता अगर इसी अमावस की रात 18 साल पहले उस औरत को जलाया नहीं जाता। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, हाँ काका, मैंने भी सुना है कि यहाँ किसी औरत को जलाया गया था, मुझे लगा कि ये सिर्फ अफवाह है। राम काका ने भी आसमान की तरफ ही देखते हुए कहा, अफवाह नहीं, सच है। और आज अमावस की रात और ऊपर से आसमान में एक भी तारे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये संकेत है कि उस औरत का साया जरूर आज बाहर आएगा। अर्जुन को इस कहानी में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। उसने आगे पूछा, तो काका, मौसम भी हसीन है, एक काम करो, आज आप उस औरत की कहानी सुनाओ, क्यों दोस्तों, मजा आएगा ना, क्या कहते हो? अर्जुन की इस बात पर राम काका ने आसमान से नजरें हटाकर अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, मजा नहीं, सजा हो जाएगी, और मैं उस रात की कहानी आज नहीं बता सकता। अगर आज मैंने वो कहानी बताई तो देखना, आज वो यहाँ जरूर आएगी, और सोचो अगर वो सामने आ गई तो आप क्या करोगे? मेरी मानिए, मालकिन कब से बोल रही है, रात बहुत हो गई, अंदर चलिए रुद्र बाबू। राम काका के मना करने के बावजूद अर्जुन ने जोर देते हुए कहा, अरे काका, कुछ तो बताओ, उसे क्यों जलाया गया था, किन लोगों ने जलाया था, और जलने के बाद भी क्या सच में वो किसी को दिखाई दी है? दूसरों की छोड़ो, क्या आपने कभी उस औरत को देखा है, मतलब उस औरत के भूत को? अर्जुन के इन सवालों पर राम काका के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने लंबी सांस ली और बोले, देखो बेटा, मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि 18 साल पहले आज ही की रात इस इलाके के 3 गांव मेघ, दास और बलमा टोला के सरपंचों और उनके आदमियों ने मिलकर उस लाल साड़ी औरत को इसी जंगल में
पेड़ से बांधकर चलाया था। अजीब सी दहशत वाली रात थी वो। जंगल में मशाल लिए लोगों की आंखों में अजीब सा गुस्सा था, और जब उस औरत को जलाया तो वो अजीब तरीके से चीखी थी। उसकी चीख आज भी कभी कभी गांव वालों को सुनाई देती है। राम काका की बात सुनकर अर्जुन ने तुरंत कहा, इसका मतलब ये हुआ काका कि 18 साल पहले आप भी वहां जरूर रहे होंगे, है ना? अर्जुन की इस बात पर बिना कोई जवाब दिए काका फिर से आसमान की तरफ देखने लगे, और इतने में अनन्या ने अर्जुन से कहा, यार मुझे तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी लग रही है, मैं पानी की बोतल लेकर आती हूँ। हाँ, ये कहते हुए अनन्या उठी और घर के अंदर चली गई। राम काका ने आसमान की तरफ देखते हुए ही कहा, आपको पता है रुद्र बाबू, एक गांव में एक बिरजू नाम का आदमी रहता था। कहते हैं वो हमेशा रात को अपने खेतों की रखवाली करता था, लेकिन ऐसे ही अमावस की रात की सुबह उसके खेत में उसकी जली हुई लाश मिली, और साथ में पूरा खेत भी जल चुका था। कहते हुए राम काका ने अपनी गर्दन घुमाई और अर्जुन की तरफ देखते हुए बोले, और ये सब उस जलने वाली रात के ठीक 1 महीने बाद, यानी उस औरत की मौत के बाद पहली अमावस को हुआ था। मतलब ये सब उसी औरत ने किया था। राम काका ये सब बता ही रहे थे कि तभी एक जोर से चीखने की आवाज आई। रुद्र और अर्जुन चौंक गए, और समीर का चेहरा तो डर में सफेद पड़ गया। राम काका का ध्यान अनन्या की खाली कुर्सी की तरफ गया। मैंने मना किया था ना, जिसे भी जाना हो मेरे साथ जाए। इसके बाद सभी उठकर राम काका के साथ उस तरफ भागे जहां से चीखने की आवाज आई थी। घर के दरवाजे के सामने सभी पहुंचे तो देखा अनन्या जमीन पर बैठी हुई थी और पूरा पानी नीचे फैल गया था। राम काका ने तुरंत लोहे के लोटे से पानी निकालकर अनन्या के चारों ओर डाल दिया, और रुद्र ने उसे उठाते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम चिल्लाई क्यों? हाँ? अनन्या ने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, मैं पानी पीते हुए सीढ़ियों से उतर रही थी कि तभी मेरा स्लिप हुआ, या पता नहीं ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया हो, और मैं कुछ समझ नहीं पाई, फिसलकर नीचे गिर गई। रुद्र ने हंसते हुए कहा, और सुनो हॉरर स्टोरीज। घर के सभी लोग वहीं पर आ गए। रुद्र की मां लता ने रुद्र से कहा, चलो बच्चों, अब बस बहुत हो गया। हाँ, रात काफी ज्यादा हो गई है, तुम सब सो जाओ अंदर चलकर। काका, आप गार्डन से सामान अंदर रखवा दीजिए। रुद्र की मां के जाने के बाद रुद्र और उसकी दोस्त अनन्या अपने अपने रूम में चले गए। रात के 12 बजे तक सब सो चुके थे, लेकिन रुद्र आधी नींद में बार बार करवटें बदल रहा था। उसके माथे पर पसीना था। बंद आंखों से वो देख रहा था कि वो एक सजे कमरे में दूल्हे के ड्रेस में खड़ा था। उसके सामने एक सजे हुए बेड पर मुंह ढककर एक लड़की थी जो कि दुल्हन के लिबास में थी। आगे उसने जो देखा, उससे उसके माथे पर पसीने की और बूंदें पड़ गईं। रुद्र के बाएं हाथ में एक चाकू था। तभी उसे पायल की छन छन सुनाई देने लगी, और किसी औरत की फुसफुसाती हुई आवाज उससे कह रही थी, मार दे उसे, मार दे उसे। रुद्र को लग रहा था जैसे कोई उसके चाकू वाले हाथ को पकड़कर उसे उस दुल्हन की तरफ खींच रहा था। ये क्या हो रहा था? उसने अपने दाएं हाथ से चाकू वाले हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और जोर से चीखा, नहीं! अब उस औरत की आवाज में
एक अजीब सा गुस्सा आ गया और वो चीख रही थी, मार दो उसे, मार दो उसे, जल्दी मारो। वो पायल की आवाज अब नगाड़ी की आवाज में बदल गई थी। रुद्र नींद में छटपटाने लगा और उसने पूरा जोर लगाकर अपनी आंखें खोली तो उसे महसूस हुआ कि वो पूरी तरह से पसीने में भीग गया था। उसके बाल बिखरे हुए थे। तभी फिर से धम 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 की आवाज हुई और उसे एहसास हुआ कि कोई उसकी हवेली का दरवाजा पीट रहा था। रुद्र अपने कमरे से निकलकर दरवाजे की तरफ बड़बड़ाते हुए जाने लगा। सिर्फ अनन्या पर ही नहीं, लगता मेरे ऊपर भी हॉरर स्टोरी का इफेक्ट होने लगा है। फिर वो घड़ी में देखते हुए खुद से कहता है, रात का 1 बज रहा है, इतनी रात को कौन आया है? तभी एक बार फिर से दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आती है। रुद्र को समझ नहीं आता कि आखिर इतनी रात को कौन हो सकता है। वो अपने चेहरे के पसीने को हाथ से ही साफ करते हुए दरवाजे के पास जाता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है वो देखकर हैरान रह गया। सामने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड तन्वी खड़ी हुई थी। रुद्र ने गहरी सांस छोड़ी और तेजी से बोला, तन्वी तुम इतनी रात को तुम कैसे आई? मेरा मतलब तुमने ना किसी को कॉल किया ना कुछ और मैं तुम्हें एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। बता देती तो मैं तुम्हें स्टेशन पर पिकअप करने के लिए आ जाता। रुद्र को बीच में ही काटते हुए तन्वी ने कहा, बस बस एक्सपेक्ट नहीं किए थे इसीलिए तो सरप्राइज देने आ गई। अब क्या बाहर ही खड़ी रहूं? दरवाजे को पूरा खोलते हुए रुद्र ने कहा, आई एम सॉरी, दरअसल तुम्हें इतनी रात को देखकर मैं हैरान रह गया। तन्वी ने घर के अंदर आते हुए पूछा, बाकी सब आ गए? रुद्र ने कहा, हाँ, बस पीयूष नहीं आया है। सब फर्स्ट फ्लोर पर सो रहे हैं, तुम भी वहीं जाकर फ्रेश हो लो, फिर बात करते हैं। तन्वी फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगी। सीढ़ियां चढ़ते हुए अचानक तन्वी के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसका आधा चेहरा काला पड़ गया। जलने के निशान साफ साफ नजर आ रहे थे। उसने दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाते हुए हल्की सी गर्दन टेढ़ी की और दरवाजा बंद कर रहे रुद्र की तरफ तिरछी नजर से देखा और फिर उसने डरावनी आवाज में कहा, 18 साल मैंने इस दिन का इंतजार किया। अब शादी तुम्हारी और सुहागरात मेरी। ये वो तन्वी नहीं थी जो रुद्र के सामने कुछ पल पहले खड़ी थी। ये तो कोई और थी। कौन थी? तभी तन्वी अपनी नॉर्मल आवाज में खुद से गुस्से में फुसफुसाती हुई बोली, तुम बुरी आत्मा हो, छोड़ दो मेरा शरीर। तुम चाहे जो कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। उस आत्मा ने तन्वी से गुस्से में कहा, 18 साल से इंतजार कर रही हूं इस सुहाग रात का। मैं इसे कैसे छोड़ दूंगा? सुहाग रात तो होकर रहेगी और तुझे ये करना ही होगा। तन्वी ने थोड़ा सा गुस्से में कहा, मैं कुछ नहीं करने वाली, समझी? कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं। तन्वी सीढ़ियां चढ़कर फर्स्ट फ्लोर पर पहुंची ही थी कि तभी अनन्या से उसका सामना हो गया। अनन्या ने उसका सामान लेते हुए पूछा, तन्वी ये तुम क्या बड़बड़ा रही हो? क्या कुछ नहीं करने वाली तुम ठीक हो ना? उसी वक्त अर्जुन भी पीछे से आ जाता है और तन्वी से कहता है, ए तन्वी, यार तुमने तो सरप्राइज कर दिया। वैसे इतनी रात को तुम यहां तक आई कैसे? तन्वी ने अर्जुन और अनन्या को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, सब बताती हूँ, पहले चेंज तो कर लूं। तन्वी के अंदर जाते ही अर्जुन नीचे आकर रुद्र से पूछता है, यार तूने अपनी एक्स को अपनी शादी में क्यों बुलाया है? पागल है क्या? रुद्र ने जवाब दिया, यार मैंने तो यूं ही बोल दिया था, मुझे क्या पता था कि ये आ ही जाएगी। थोड़ी देर बाद तन्वी और अनन्या नीचे आई। अर्जुन ने पूछा, तन्वी तुम
तुमने बताया नहीं आने से पहले। तन्वी रुद्र को देखकर बस मुस्कुराती रही और कोई जवाब नहीं दिया। रुद्र ने राम काका को आवाज देकर पानी लाने के लिए कहा और अर्जुन ने तन्वी से पूछा, तो अब तुम ये बताओ कि तुम यहाँ तक आई कैसे? तन्वी ने सोफे पर बैठते हुए कहा, वो मेरी ट्रेन समता एक्सप्रेस मिस हो गई थी। फिर मैं भगत की कोठी से आई तो वो लेट हो गई, जिस कारण मुझे आने में देर हो गई। रुद्र ने पूछा, अच्छा फिर स्टेशन से अकेले कैसे आई इतनी रात में? तन्वी ने जवाब दिया, अरे जब मैं गोंदिया स्टेशन उतरी ना तो वहां से मुझे ऑटो मिल गया जिसने मुझे दास गांव तक छोड़ दिया। अर्जुन ने कहा, और फिर दास गांव से कैसे आई? क्योंकि दास गांव से बलमा टोला तक तो 40 किलोमीटर का लंबा रास्ता है ना। तन्वी ने कहा, दास गांव में खड़े खड़े मुझे बहुत देर हो गई थी, कोई ऑटो भी नजर नहीं आ रही थी। 8 बजे गांव में ऐसा लग रहा था जैसे रात के 12 बज गए हों। तन्वी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही तन्वी की बात काटते हुए समीर ने कहा, तो क्या तुम इतना दूर पैदल चलकर आई हो? समीर की बात सुनकर तन्वी हंसने लगी और कहने लगी, मुझे मरना थोड़ी है जो इतनी दूर पैदल चलकर आऊं। अर्जुन ने फिर पूछा, तो फिर आई कैसे? तन्वी ने कहा, वो जब मैं दास गांव में खड़ी थी ना तो एक अंकल मुझे दिख गए। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा तुम्हें कहाँ जाना है? तो मैंने उनको बताया मुझे बलमा टोला जाना है। तो उन्होंने कहा, मुझे भी वहीं जाना है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो फिर मैं उन्हीं के साथ यहाँ तक आ गई। इतने में पीछे से राम काका तन्वी के लिए पानी लेकर आए और तन्वी की बात सुनकर हैरानी से बोले, क्या बात कर रही हो बेटी, इतनी रात में कौन मिल गया? नाम क्या था उस आदमी का? तन्वी ने कहा, वो तो मैंने पूछा नहीं, पर उनकी बाइक पर बिरजू लिखा था, शायद यही नाम हो उनका। क्या लिखा था? बिरजू? लेकिन वो तो... कहते हुए समीर ने राम काका की ओर देखा। बिरजू? सबने हैरानी के साथ कहा। तभी दीवार घड़ी पर 3 बजने की आवाज हुई। रुद्र ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, अरे इतना हैरान होने की क्या बात है? क्या दुनिया में एक ही बिरजू है क्या? हाँ, तुम लोग भी ना हद ही कर रहे हो। अच्छा सुनो, 3 बज चुके हैं और पीयूष की ट्रेन के आने का टाइम हो गया है, तो हमें उसे पिक करने के लिए अभी निकलना होगा। तो बताओ फिर कौन कौन चल रहा है मेरे साथ? रुद्र की बात को बीच में ही काटते हुए राम काका ने कहा, मालिक, काली अमावस की रात है और रास्ते में मेघ गांव भी पड़ेगा। इस समय जाने का मतलब अपने आप को उस चुड़ैल के हवाले करना होगा। रुद्र ने काका की तरफ देखते हुए कहा, काका कैसी बातें कर रहे हो आप? तो क्या अब हम अपने दोस्त को ऐसे अकेले छोड़ देंगे स्टेशन पर, वो भी इतनी रात को? हाँ, काका ने कहा, माफ कीजिए मालिक, पर मैं नहीं जाऊंगा। आप अपने दोस्त को फोन लगा के बोल दीजिए वो वेटिंग रूम में जाए और अच्छे से दरवाजा बंद करके हाथ में कोई लोहे की चीज पकड़कर बस सूर्योदय तक का इंतजार कर ले। सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। रुद्र ने झुंझलाकर कहा, अब आप ऐसी बातें मत करने लगो यार काका, बहुत हो गई आपकी कहानियां। अर्जुन ने उसे शांत करते हुए कहा, अरे यार अगर काका गलत कह रहे हैं तो तुम्हारी माँ ने भी यही कहा था ना कि ये रात काफी खतरनाक है। अगर ये सब बस कहानियां नहीं है तो... फिर अर्जुन ने पीयूष को फोन लगाया। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। इस पर रुद्र ने कहा, इसका मतलब हम उस मोटे को इतनी रात में रेलवे पर अकेला छोड़ने वाले हैं यार। कहते हुए रुद्र ने सबके चेहरे की ओर देखा और सब रुद्र और राम काका की तरफ देख रहे थे। रुद्र ने फिर से कहा, तुम लोगों को नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन मैं उस डरपोक मोटे को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। कहते हुए रुद्र अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया।